बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके बीच में जीव विज्ञान विषय को लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ, जिसमें से आपको मैं बता दूं कि कल मैंने आपके इस विषय में बताया था कि आनुवंशिकी क्या होती है और मेंडल का इस फील्ड में क्या योगदान रहा। तो मैंने कल आपको बताया था कि इस बारे में कि जो मेंडल का योगदान था, उन्होंने योगदान के इस संबंध में कौन कौन से टर्म यूज किए थे। चलो आइए देखते हैं मेंडल की जो शब्दावली है उसमें क्या है। पहला चीज तो आपको देखने मिल रहा है इसमें पैतृक पीढ़ी अर्थात पेरेंटल जनरेशन। मेंडल ने क्रॉस के दौरान जिन दो पौधों को जिनके ये लक्षण विपरीत थे जिनको लिया था, उन्हें पेरेंट्स माना था, अर्थात उन्हें माता पिता एज ए माता पिता के रूप में डिनोट किया था। ठीक है, तो क्रॉस के समय जो पौधे प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम माता पिता के तौर पर देखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अगर यहां पे मान रहे हैं लाल पुष्प है और सफेद पुष्प है, लाल पुष्प वाला पौधा और सफेद पुष्प वाले पौधे के बीच क्रॉस करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो दोनों ये पौधे होंगे, इस प्रकार के पौधे होंगे, ये एज ए माता पिता का कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक को दृश्य प्रारूप अर्थात फिनोटाइप। इसका अर्थ होता है जो लक्षण हमें किसी भी जीवधारी में बाहर से प्रकट होता है उसे फिनोटाइप कहा जाता है। लक्षण जो दिखता है बाहर से दिखने वाला लक्षण हमारा फिनोटाइप कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाई जीन प्रारूप जीनोटाइप। चलिए यहां पे कह सकते हैं कि जिस लक्षण को दर्शाने के लिए, जिस लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए हम जीन मानते हैं या जिस लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए जीन डिटेक्ट होते हैं उसे हम जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे लक्षण जो यह दिखता है, जो लक्षण बाहर से दिख रहा है, उस लक्षण को सांकेतिक भाषा में डिनोट करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने ले रखा था लाल पुष्प का पौधा है और जो दूसरा है वह है सफेद पुष्प का पौधा। अब इनके लिए जो जीनोटाइप मानेंगे हम वह है कैपिटल आर, चूंकि लाल के लिए रेड आता है तो यहां पर कैपिटल आर का जीनोटाइप मानेंगे। और सफेद पुष्प है तो इसके लिए सांकेतिक भाषा में हम प्रयोग करते हैं स्मॉल आर जीनोटाइप। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा जीन प्रारूप अर्थात जिस लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए हम जो सांकेतिक भाषा में शब्दों को प्रयोग करते हैं या प्रयोग में लाते हैं उसे ही जीनोटाइप कहते हैं। ठीक, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलील्स। ठीक है ना, तो किसी लक्षण के लिए जब किसी जीन के दो तुलनात्मक रूप को हम एलील्स कहते हैं, किन्हीं भी दो जीन जो भी आ रहे हैं सामने हमारे, तो जो तुलनात्मक लक्षण होते हैं, तुलनात्मक लक्षणों के लिए प्रयोग किए गए जीन के दो अलग अलग रूप को हम एलील्स कहते हैं। जैसे यहां पर सपोज कीजिए कि लिया गया है लाल पुष्प है, तो उसके लिए जीनोटाइप था कैपिटल आर। ठीक है ना, और जब इसका होता है वैकल्पिक रूप या तुलनात्मक रूप तो उसे कहते हैं एलील्स, यानी कि
एक ही जीनोटाइप के दो अलग अलग रूपों में कर देना या उसे अलग अलग कर देना कहलाता है एलील्स, कैपिटल आर। या सपोज कीजिए कि हमने कोई पौधा लिया था जिनमें जो पौधा है वह तो संकर प्रजाति का हो रहा है, लेकिन जो उसका लक्षण हमको दिख रहा है बाहर से वह लाल पुष्प में ही दिखाई पड़ रहा है। सपोज करें जैसे संकर होता है, क्रास्ट है, हाइब्रिड करके है ये, और ये लाल पुष्प हो रहा है जिसका जीनोटाइप मानते हैं कैपिटल आर है और स्मॉल आर होता है। तो यहाँ पर जो इस जीनोटाइप के दो विकल्प रूप बन जाएंगे, दो विकल्पी रूप को कहते हैं जीनोटाइप। ठीक नहीं, सॉरी भाई, जो यहाँ पर दो विकल्पी रूप आ रहे हैं इसे कहते हैं एलील्स, कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग हो जा रहा है। हाँ बच्चों, इस श्रृंखला में हमारा जो टॉपिक था 4 तक हमने देखा था, जिसमें था एलील्स सबका। 5वां आपका टॉपिक है समयुग्मजीय, अर्थात जिसमें सभी युग्मजें समान होती हैं उसे समयुग्मजीय कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखा जा रहा है कह रहा भाई का होमो है, होमो फिर है जायगस, अर्थात होमो मीन्स होता है इक्वल, जायगस मीन्स होता है गैमीट्स, यानी कि जो जायगोट बना हुआ है उसमें सभी गैमीट्स एक ही समान लंबाई के, एक ही समान जीन वाले होंगे। कह सकते हैं कि जब जो भी विकल्प रूप यहाँ पर थे जीन के, जीन रूप एक ही समान होंगे, एक ही समान। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। यहां पर है लंबापन, पौधे का है लंबापन, दूसरा है बौनापन, दूसरा इसमें लक्षण आ रहा है भाई बौनापन। लंबापन के लिए आता है टाल, यानी कि टालनेस होता है। कोई पौधा है उसकी लंबाई को नापा जा रहा है तो यहाँ पर वो टालनेस दिखा रहा है, लक्षण शो कर रहा है टालनेस को। ठीक, और जो बौनापन है इसका होता है ड्वार्फनेस। ठीक, तो इस लक्षण के लिए जो हम जीनोटाइप मानेंगे जिसमें समान युग्मजें होंगी, तो अर्थात यहाँ पर लंबापन के लिए कैपिटल टी आएगा और कैपिटल टी, यही होता है होमोजाइगस, अर्थात जब दोनों गैमेट्स एक समान होते हैं, जिनका संकेत भाषा में अगर गैमेट्स दोनों एक ही समान होंगे तो उसे कहते हैं हम होमोजाइगस। यहाँ पर कह सकते हैं अगला आपका है बौनापन में, तो बौनेपन के लिए जो लक्षण आपका माना जा रहा है यहाँ पर जीनोटाइप आएगा स्मॉल टी। ठीक है बच्चों, तो जो स्मॉल टी है यहाँ पर दोनों बिल्कुल समान जीन वाले दिख रहे हैं, तो यह भी होता है होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, सबको शायद समझ में आ भी गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विषम युग्मजीय। जैसा कि इसमें कहा भी गया है विषम है, तो विषम का मतलब होता है भाई अलग अलग, अर्थात जो भी युग्मजें होंगी वह अलग अलग जीन वाली होंगी। ठीक है ना, तो विषम का तात्पर्य ही होता है जो डिफरेंट हो गई, कुछ ना कुछ हट करके हो, अलग हो। तो यहाँ पर जो भी युग्मजें होंगी वह कैसे होंगी, अलग अलग होंगी। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जाहिर होता है गैमेट्स, यानी कि जो भी गैमेट्स हैं वह डिफरेंट रीजन वाली होंगी। सपोज कीजिए कि अगर कोई पौधा है और लंबा तो है लेकिन वह कुछ करके संकर हो रहा है, तो जो इसका होगा जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कैपिटल टी आ रहा है और स्मॉल टी आ रहा है, इसका मतलब है कि यहीं पर विषम युग्मजीय हो रहा है। ठीक है ना, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि पौधे का जो हमें लक्षण आता है पुष्प के लिए, अगर पुष्प में मानते हैं कि जो पुष्प है वह कुछ संकर करके लाल रंग का हो रहा है, तो लाल
के लिए जो प्रभाविता का नियम होता है उसके हिसाब से कैपिटल आर जीन आ जाएगा, लेकिन एक इसमें अप्रभावी जीन स्मॉल आर भी लगा रहेगा। तो इस अवस्था को भी कह सकते हैं हम विषम-युग्मजी अवस्था। ठीक है बच्चों, जो पुष्प होगा लाल है किंतु संकर करके होगा, अर्थात जो संकर मिलते हैं जब हम दो शुद्ध जनकों वाले पौधों के बीच में आपस में क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस के फलस्वरूप जो प्रजातियां या जो संततियां उत्पन्न होती हैं उनको हम संकर कहते हैं। ठीक है ना, इन्हें हम संकर कह सकते हैं। अर्थात जो पीढ़ी पहली आती है जिसमें दो शुद्ध जनक आपस में पार्टिसिपेट करके एक नया जीव तैयार करते हैं, तो जो प्रजाति होती है, जो जाति मिलती है, वह संकर करके होती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। इसे बोलते हैं भाई फर्स्ट फिलियल जनरेशन रे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसका अर्थ ये होता है कि जब दो प्योर यानी जो शुद्ध होते हैं, जब दो प्योर गैमीट वाले दो लक्षण के अलग अलग तुलना रूप वाले जब लक्षण के यहाँ पर आपस में क्रॉस करते हैं, तो इनके बीच में जो भी लक्षण प्राप्त होता है वह पहला जनरेशन आता है, उसे कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 पीढ़ी कह सकते हैं। यानी कि जो दो प्योर प्लांट वाले लक्षण इसमें आते हैं और इनके बीच में आपस में क्रॉस होता है, तो क्रॉस के उपरांत जो यहाँ पर जो भी गैमेट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो उन गैमेट्स को जो भी हम मानते हैं यहाँ होता है F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर दो प्योर प्लांट आएंगे। ठीक है, अब इनके बीच में क्या सेंटेंस है मान लीजिएगा, दोनों प्योर प्लांट होंगे, लेकिन दोनों जितने भी हैं सभी होमोजाइगस अवस्था में रहेंगे। ये भी होमोजाइगस अवस्था में रहेगा, लेकिन जो पहला प्लांट होगा यह प्रभावी लक्षण वाला होता है। प्रभावी लक्षण का होगा, पहला प्लांट प्रभावी लक्षण का होगा, जबकि जो दूसरा प्लांट है उसके पास अप्रभावी लक्षण वाले जीन होंगे। सॉरी, अप्रभावी लक्षण के जीन होंगे। तो जब इनके दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर जो मिलेगी पीढ़ी F1 पीढ़ी मिलेगी, और उनके पास जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स में जो होगा वह होता है हेट्रोजाइगस अवस्था में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि मेंडल की शब्दावली में से जो 7वां टेस्ट था वह है आपका था F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है 8वां पॉइंट है F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन। इसे कहते हैं हम सेकेंड फिलियल जनरेशन। चलिए यहाँ पे क्या होता है भाई, जो बच्चे देखिए इसमें पहले कह सकते हैं कि जो यह जनरेशन होती है, जब हम F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए जो भी गैमेट्स होती हैं, जब इन गैमेट्स को पुनः इसमें F1 के गैमेट्स को F1 से ही क्रॉस कराते हैं। ठीक है ना, तो जब F1 गैमेट्स प्राप्त हुआ है, जहां पर दो प्योर प्लांट आपके मिले हुए थे भाई, इन दोनों प्योर प्लांट के बीच में क्रॉसिंग से, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाया गया हुआ है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग का पैटर्न हुआ, जिसके बाद यहाँ पर जो गैमेट्स प्राप्त हो रहे थे, उन गैमेट्स के लिए जो माना गया है पीढ़ी है, उसे कहा गया था F1 पीढ़ी। और जो इस गैमेट्स में प्राप्त हुए सभी गैमेट्स मिल रहे थे, इनका कंडीशन था हेट्रोजाइगस कंडीशन। कैसा था? हेट्रोजाइगस, अर्थात विषम-युग्मजी अवस्था। भाई
विषम युग्मजी अवस्था थे। अब इन्हीं विषम युग्मजी जो भी गैमेट शामिल रहे हैं, अर्थात F1 की पीढ़ी के जितने सदस्य हैं, अब F1 को क्रॉस कराएंगे जब हम F1 से ही, तो मिलती है F2 पीढ़ी, तभी आता है F2 जनरेशन। ठीक है, यानी कि F1 को क्रॉस किया गया F1 से, तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हो रही है। चलिए बच्चों, ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पुनेट का चौखाना, पुनेट्स का चौखाना, पुनेट्स स्क्वायर। इसमें क्या होता है भाई, देखिए, इसमें साइंटिस्ट थे, पुनेट जी थे। इन्हीं पुनेट साइंटिस्ट के नाम से ही इसका नाम पड़ा है पुनेट्स का स्क्वायर। इसमें जैसे कहा गया है स्क्वायर यानी कि वर्ग, तो यहाँ पर जब हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस के लिए मेंडल साहब ने अपने इस प्रयोग में दिखाया कि हम F2 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए एक चौखाने विधि से भी इन गैमेट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो F1 के, मान लीजिए कि यहाँ पर गैमेट्स आपने लिया हुआ था, F1 के गैमेट्स के जो भी जीनोटाइप है, इनको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। F1 के गैमेट्स इधर हो जाएंगे और जो दूसरा गैमेट्स होगा उसके जस्ट नीचे, देखो यहाँ पे मैंने एक लगा रखा है एरो, चौखाने के जस्ट कॉर्नर पर, जो कि थोड़ा तिरछा जा रहा है। ये दिखा रहा है कि यहाँ जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी साइड में जो लक्षण दिख रहा है, जो संकेत भाषा में दिख रहा है आपको, है ये है मेल का, यानी कि नर का रहेगा। इधर जो दिखा रहे हैं लक्षण हम, यानी कि इधर मादा रहेगा। जो संकेत भाषा में दिख रहा है, एक छोटा सा गोला बना है जिस पर एक प्लस साइन लगा हुआ है, तो इसका जो संकेत होता है, इससे बनता है मादा जंतु। और अगर एक छोटा सा गोला है और उस पर एक तिरछा लगाते हैं, तीर का निशान, तो उसे कहते हैं हम नर चिन्ह का है ये। चलिए, अगर यहाँ पर जो नर के लिए अगर मान रहे हैं गैमेट्स, तो वैसे यहाँ पर चलो मान लेते हैं, मैंने कोई लक्षण ले रखा है, पौधे की लंबाई चलो मान लेते हैं, तो यहाँ पर भाई कैपिटल टी और स्मॉल टी मान लेंगे, यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी मान लेंगे। अब जब इनके बीच में क्रॉस करा देंगे, तो जो क्रॉस का नियम होता है, यह होता है पहले का पहले से ही, तो अर्थात कैपिटल टी हो जाएगा पहले बॉक्स में। जो दूसरा वाला बॉक्स है, यहाँ पर लक्षण आपका मिल रहा है पहले से, तो है ये कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी है, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा आपका टॉपिक है, ये दूसरा आपका ये बॉक्स बन रहा है, इसमें एक में स्मॉल टी है, दूसरे में कैपिटल टी है, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले में जो लास्ट का बन रहा है कॉलम, इस लास्ट कॉलम वाले में स्मॉल टी, यहाँ पर भी स्मॉल टी, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक, तो इस विधि के द्वारा भी मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था, इसको दर्शाने में इसका भी इस्तेमाल किया हुआ था। तो ये रही बात पुनेट्स चौखाने की। पुनेट्स चौखाने के माध्यम से हम जो है कई अन्य पौधों के जो भी लक्षण हैं, उनके क्रॉस को समझाने में हमें आसानी हो सकती है। थैंक्स, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।